दोस्तों पाकिस्तान को 2 बार झटके लग गए अभी 1 महीने के अंदर अंदर। पहला झटका कब लगा? 14 अगस्त को पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान वाले, कि उसको यहाँ पर यूएई के अंदर में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, दुबई के अंदर में बुर्ज खलीफा पर उनका झंडा फहराया जाएगा। पर ऐसा कुछ होता हुआ वहाँ पर नजर नहीं आया। और फिर अगले दिन जब हमारा झंडा फहराया गया तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया गया। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली दोनों जो थे इवेंट को लेकर। पर लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान के झंडे से ज़्यादा इज्जत जो है वो जवान मूवी के ट्रेलर को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर जैसे ही जवान मूवी का ट्रेलर बुर्ज खलीफा के ऊपर रिलीज़ किया गया तो यहाँ पर ये और नेक्स्ट लेवल की कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मौका चाहिए लोगों को बात करने का, और फिर से एक मौका जो है वो इस ट्रेलर ने दे दिया, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेलर जो है वो वहाँ पर दुबई के अंदर में यहाँ पर चलाया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान साहब, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये एक टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी लार्ज स्केल पर वहाँ पर बेसिकली प्रमोट करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इनका ये ट्रेलर है वो वहाँ पर चलाया गया। तो इसको लेकर फिर से बवाल मच गया कि पाकिस्तान के झंडे को भी इतनी अहमियत नहीं दी गई दुबई के अंदर में, जबकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये देखकर कई सारी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने निकल कर आ रही थी सोशल मीडिया पर। आप लोग की क्या राय इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बताइएगा। किस किस ने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर कैसा लगा, इसके बारे में भी जरूर बताना। दोस्तों न्यू मंथ, न्यू जोश, पुराना टारगेट और न्यू होप। यानी कि टारगेट तो आप लोगों का पुराना ही रहना है, जो आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है जिंदगी में वही बनना है। पर जोश आप लोगों के साथ में हमेशा नया होना चाहिए। हमेशा आप लोगों के पास में नई आशाएं होनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास में नई आशाएं होंगी तो जिंदगी में किसी चीज़ को भी अचीव करने की कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर होगी। क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। किस्मत आप लोगों ने सुना होगा उस इंसान की साथ दे दी है जो इंसान खुद मेहनत करता है। आप लोगों ने देखा होगा यार वो किस्मत वाला है। कभी आप लोगों ने देखा है कि उसके पैरों में कितना छाला है कि वो उस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचा है। रातों में कैसे वो इंसान जगा है, किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो है इसमें खपाया है। हम लोग जरा सी देर में देखकर बोल देते हैं वाह क्या जिंदगी जी रहा है, पर लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं दिखती है। तो अगर जिंदगी में कोई किसी मुकाम पर बैठा है ना यार, उसने अपनी जिंदगी को रगड़ा है उस चीज के लिए। एक बार एक रगड़ आप लोग भी तो मार के देखो। आप लोग उस रगड़ को अगर एक बार मार दोगे तो जिंदगी भर आप लोग की जो जिंदगी, एक करियर जो है वो चमक जाएगा उस रगड़ से। जैसे बर्तन नहीं चमक जाते हैं रगड़ मारने से, बिल्कुल ऐसे ही। पर लेकिन हम क्या है, हम तो भाई साहब बिल्कुल ही एक तरीके से निठल्ले इंसान है। हम लोग को कोई कितना ही बोल ले, हम लोग को कुछ करने का मन ही नहीं करता है। हम लोग तो पूरे दिन निठल्ले पड़े रहते हैं, पूरे दिन जो है ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। और टाइम पास मंथ दर मंथ, डे बाय डे चलता रहता है। 8 महीने हम लोगों ने ऐसे ही बिता दिए, अब 9 भी चला जाएगा, क्या बिगड़ रहा है? देखते ही देखते साल भी चला जाएगा। अगर उस वाली कैटेगरी में हो तो भाई साहब अभी भी आंखें खोल लो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी आप लोगों के पास में 4 महीने तो इस पर्टिकुलर साल के देखने को मिलेंगे और 5 महीने पूरे अगले साल के हैं। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। तो 9 महीने में लग कर अगर पढ़ाई करोगे तो किसी भी एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हो आसानी से। पर लेकिन द कंडीशन कैसी है? कंडीशन ये है कि लग कर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, जो भी आप लोगों का पढ़ने का टाइम है उसको रेगुलर पढ़ना है और डेली 5 मिनट आप लोगों को इंक्रीज करनी है। कल कितना पढ़े बताओ जरा, और आज कितना पढ़ने वाले हो। कल का रिव्यू करना है आप लोगों को, कल आप लोगों ने कितना पढ़ा, आप लोग अपने आप को कितना मार्क्स दोगे। अगर ये चीज आप लोग रेगुलरली, मैं आप लोगों को लिख के देता हूं, अगर 9 महीने आप लोगों ने कर ली ना, आप लोग अपने मन चाहे एग्जाम में बैठे मिलोगे। इतना डेडिकेशन आप लोग के अंदर अगर आ गया इस काम को करने का। क्योंकि यार आप लोग खुद देख लो, ये वीडियो डेली का कभी यहाँ पर 60-70 हज़ार या 1 लाख तक लोग देखते हैं, पर लेकिन कितने सारे लोग डेली इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली 1000 लोग मैक्सिमम। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यानी कि अगर 1 लाख लोग अगर वीडियो देखते हैं या 50,000 लोग वीडियो देखते हैं तो ओनली 1000 लोग, ओनली आप लोग बोल सकते हैं 1% या फिर 2% मुश्किल से लोग जो हैं वो इस प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वही लोग जो हैं वो लाइफ में सेलेक्ट होते हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को सिलेक्शन पाना है या नहीं पाना है। छोटे छोटे से कदम डेली चलने हैं यार, और इंसान जो है उन्हीं को नहीं चल पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप लोग तैयार हो एक नए महीने के लिए नए जोश के साथ में? अगर हाँ तो बोलो यस, एक तरीके से हाउस द जोश, हाई लिखना कमेंट बॉक्स में कि पूरा हाई है। और अब आप हम लोग शानदार तरीके चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है? तो नए मंथ में आप लोग अपने नए टारगेट बना सकते हैं, और उसमें से एक टारगेट ये भी हो सकता है कि आप लोग अच्छा खाना यानी कि एक बैलेंस डाइट लेंगे। ये वाली बैलेंस डाइट तो चली रही है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर बात की जा रही है खाने वाली बैलेंस डाइट के बारे में।
न्यूट्रिशनल वीक सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, जिसको नेशनल न्यूट्रिशनल वीक हम लोग बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि लोगों को फूड के बारे में नॉलेज दी जाए, उनकी बॉडी और उनकी हेल्थ के बारे में उनको समझाया जाए। आप लोगों को पता है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ बोलने का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है, क्योंकि हेल्थ जो है वो आप लोग एक बार पैसा कमा कमा कर अपनी हेल्थ बर्बाद कर दो और फिर उसी हेल्थ को ठीक करने में आप लोग जिंदगी भर पैसा लगाते रहो, तो वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्थ को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, यानी कि जो हेल्दी डाइट है वो सबके लिए अफोर्डेबल है। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक आहार, सबको एक अच्छा आहार मिलना चाहिए अगर एक इंसान जो है वो जिंदगी में सही तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहता है। क्योंकि देखो यार, अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ये ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल पर्सन ही इसकी वजह से बेसिकली दिक्कत में आएगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ये समझो कि उसकी वजह से पूरा देश जो है वो इंपैक्ट होगा, अगर देश में लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए हेल्थ के ऊपर काफी लार्ज स्केल पर खर्च किया जाता है डेवलप कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार की बात की जाती है ताकि लोगों को एक अच्छी हेल्थ मिल सके, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, नेशनल न्यूट्रिशनल वीक जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आज नहीं 1982 में स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा सके, किस तरीके से लाइफ के अंदर में, डाइट के अंदर में प्रॉब्लम चल रही है उसको देखा जा सके, कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे मॉनिटर कर रहा है, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे क्रिएट करना है। ये स्टेप्स बताते हैं कि आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वरना इंसान जो है आज की डेट में बस खाना खाता है, ये पता नहीं रहता है कि उस खाने के अंदर में कितने प्रोटीन है, कितने विटामिन है, कितना फाइबर आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों की बॉडी के हिसाब से ये पता होना चाहिए। ये माना जाता है कि अगर आप लोगों का वेट जो है वो 80 किलोग्राम है तो एटलीस्ट आप लोगों को 80 ग्राम जो है वो प्रोटीन आप लोगों को लेने चाहिए। एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को सुनकर ये हैरानी होगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोगों के जो बाल हैं वो झड़ते हुए पाए जाते हैं। इसमें रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये आप लोगों को बताया जाता है कि बॉडी का जो बाल है बेसिकली वो एक अनवांटेड पार्ट माना जाता है शरीर के द्वारा, कि अगर प्रोटीन की कमी है तो बालों को प्रोटीन देने के कंपेयर में शरीर जो है दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिससे कि शरीर जो है वो सस्टेन रहेगा, उसकी वो पूर्ति करना स्टार्ट कर देता है और बालों को जो है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि बाल जो है उनको अनवांटेड मानकर उनको सप्लाई बंद कर दिया, क्योंकि प्रोटीन कम है। जितना प्रोटीन बचा हुआ है उस प्रोटीन को वहां पर इस्तेमाल करना, जिससे कि शरीर जो है वो एटलीस्ट चलता रहे। तो आप लोगों का शरीर जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, तो इस तरीके से वो डिसीजन लेता है। तो क्या सही है क्या गलत है ये आप लोग की बॉडी भी अंडरस्टैंड करती है। तो आप लोगों को भी इन चीजों को समझना चाहिए। जब भी कोई ऐसी इंडिकेशन देखने को मिलने लगे शरीर में, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग शरीर का ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। एक और यहाँ पर एक ऐसी न्यूज जो कि कल जो है काफी ज्यादा एक तरीके से वायरल होती हुई नजर आई। इंडिया ने ही नहीं, यहाँ पर आप लोग देखते हैं फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया चाइनीज मैप को लेकर। क्योंकि जब आप लोग साउथ चाइना सी के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी, उस पूरे के पूरे एरिया को चाइना जो है वो अपना एरिया बताता है। और इसी के चलते यहाँ पर वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपीन हो गया, ये आसपास वाले देश जो है ये बोलते हैं कि हम क्या झक मार रहे हैं, तुम अपनी अपनी चला रहे हो यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर समझ में आती है कि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी के दम पर हर एक देश को जो है वो सप्रेस करता हुआ नजर आता है। खासकर जब बात करते हैं टेरिटरी के गेन के बारे में, वो हर एक एरिया में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आती है वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और किसी ऐसे इंसान से वो हार जाए जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है उसके सामने, तो इस इंसान की इज्जत जो है वो बेकार हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर दो ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है, पर लेकिन एक छोटा इंसान जो कि ज्यादा ताकतवर भी नहीं है और एक बहुत ही ताकतवर इंसान आपस में लड़े, तो भले ही ताकतवर इंसान जीत जाए पर लेकिन छोटे वाले इंसान की इज्जत बढ़ जाएगी कि भाई साहब उसके साथ में जाके लड़ गया। तो ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो चाइना की एक कंडीशन है, इसलिए वो आसपास वाले एरिया को दबा कर रखता है, डरा कर रखता है, ताकि उसका दबदबा यहाँ पर बना रहे। अगर किसी ने पलट कर वार कर दिया तो चाइना की इंसल्ट यहाँ पर होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं उसका जो दबदबा है जिसके ऊपर वो खौफ फैला के रखता है इस एरिया में, वो कम हो जाएगा। इसलिए वो किसी की मानता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कोर्ट कोई भी कुछ बोलता रहे, ये सारे जो यहाँ पर यूएन क्लोज हैं, जिनको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लैंड, जो यहाँ पर एक तरीके से जो लॉ है, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज जो है, इनके जमीन के तो ऊपर सही है पर लेकिन पानी के ऊपर आप लोगों को, समुद्र के ऊपर कैसे यूटिलाइज करना है उसकी भी बात नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं कि रेस्पेक्ट करो भाई साहब यूनाइटेड नेशन के नॉर्म्स की। यहाँ पर ये बात बोली गई है पर लेकिन चाइना किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है।
चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है और साउथ चाइना सी है भाई साहब, मेरे नाम पर रखा गया तो ये मेरा एरिया है। फिर वही बात आती है, इसी में तो इंडिया बोल देगा जरा सी देर में, तो सारे जो हैं गुर्रा जाएंगे कि भाई साहब इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर है। दुनिया में अकेला ओशन जो कि हमारे देश के नाम पर है इंडियन ओशन, और दुनिया में कोई भी ओशन ऐसा नहीं है समुद्र जिसके नाम पर यहाँ पर देश के नाम पर रखा गया हो। तो ये तो सारा एरिया हमारा हो गया, फिर तो यहाँ पर चाइना के पैर रखते से भी पैर काट देने चाहिए, इनकी एंट्री बैन कर देनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम ही परेशान है, यहाँ पर दुनिया परेशान है चाइना की इन बदतमीजों की वजह से। तो यहाँ पर ये एक ऐसा इशू है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को सुनने को मिलता रहता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को पता होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट फिर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में अपनी जो डाइट का ध्यान रखते हैं कि हाँ ये डाइट होनी चाहिए इस तरीके से, थोड़ा सा अपना भीगे हुए बादाम भी खा लो, बादाम नहीं है तो मूंगफली खा लो, दोनों में इक्वल लगभग चीजें मानी जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डाइट को लेकर चल सकते हैं, इससे काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को रहेगा, और आप लोग कहीं ना कहीं अपने शरीर को समझ पाओगे, तो आप लोग अपने शरीर को ढंग से एक्टिवेट भी कर पाओगे सही डायरेक्शन में। ये रेगुलर आप लोगों को अभी आने वाले टाइम में, अभी आप लोग बैठे हैं 1 सितंबर में, आने वाले टाइम में 10 सितंबर तक ये आप लोगों को जो एडवर्टीजमेंट है ये देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग दिल्ली या फिर उसके आसपास वाले रीजन में आप लोग रहते हैं, तो यहाँ पर खासकर दिल्ली के अंदर में मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काफी लार्ज स्केल पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और उसके चलते काफी सारे रूट जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, और कई सारे रूट जो हैं वहां पर लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये एक तरीका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल आप लोग बोल सकते हो। जहां भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंटरनेशनल इवेंट होते हैं कहीं किसी भी देश के अंदर में, ये अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे देश में हो रहा है, किसी भी देश में अगर होते हुए नजर आते हैं, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सोच सकते हैं कि 20 देश के सबसे बड़े जो लीडर हैं, 20 तो देश बोला गया है, एक यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर में जिसको आप लोग ईयू बोलते हो, सबसे बड़े लीडर यहां पर आने वाले हैं। उनके खासकर अगर बात की जाए तो उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पुतिन साहब ने मना कर दिया। अभी सी जिनपिंग जो है उनका भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं, जो भी है वो पता चल जाएगा। पर लेकिन जब इस तरीके से इतने लार्ज स्केल पर इतने बड़े लीडर आएंगे और वहां पर हम लोग सिक्योरिटी को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं संभाल पाए, तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तगड़े लेवल की इंसल्ट हो जाएगी, और आने वाले टाइम पर भी कोई भी इवेंट इंडिया के अंदर में देने से पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है ध्यान ही नहीं रखा गया और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ पर ये सरकार आप लोगों ने देखा होगा, खासकर चाहे दिल्ली की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग अपना बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट हमारे देश में हो रहा है तो हम लोग उसको सक्सेस बनाएं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, G20 के अंदर में एशिया से टोटल कितने मेंबर आते हैं? एशिया से, पूरे एशिया से पूछ रहा हूं मैं ओनली, ठीक है ना, दुनिया में से पूरे हो ही गए आप लोग, मैं एशिया से पूछ रहा हूँ, एशिया से G20 के अंदर में कितने मेंबर आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली, ये भी एक एक्स्ट्रा न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, दिल्ली मेट्रो जो कि आज की डेट में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इतनी खचाखच भरी रहती है कि उसको कई बार मुंबई के ट्रेन के साथ में लोग कंपेयर करते हुए नजर आते हैं। तो दिल्ली मेट्रो में यहां पर बात की जा रही है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिसको DMRC बोलते हैं, उसमें हाईएस्ट एवर अभी सबसे ज्यादा उसमें एक दिन के अंदर में 68.16 लाख लोगों ने यात्रा करी एक दिन के अंदर में। इससे पहले का जो आंकड़ा था, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था, वो था 66। तो यहां पर ये फरवरी 10 2020 में था। अब फिलहाल के टाइम पर अब सबसे ज्यादा यहां पर 68 लाख लोगों के द्वारा एक दिन में यात्रा की गई। तो आप लोग समझ सकते हैं दिल्ली की लाइफलाइन क्यों बोला जाता है मेट्रो को, क्योंकि मेट्रो अगर नहीं हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम पर न पहुंच पाए दिल्ली के अंदर में, इतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर और इतनी ज्यादा जो रेड लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए मेट्रो जो है वो काफी किफायती एक रोल प्ले करती हुई नजर आती है, और वो भी एक तरीके से सिक्योरिटी के साथ में आप लोग की एक तरीके से हेल्थ का भी ध्यान रखती है, AC वगैरह भी आप लोग को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर मास्क जो है वो भी कंपलसरी यहाँ पर अलाउ किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। G20 से रिलेटेड यहाँ पर एक तरीके से कुछ मेट्रो स्टेशन भी आप लोग को बंद देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि समझ सकते हैं। बाकी ये रिकॉर्ड एक बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई देश की पॉपुलेशन नहीं है जितने हमारे देश में मेट्रो में लोग ट्रेवल करते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। कल जितने मेल आए किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेकर, आज तक इतने मेल देखने को नहीं मिले थे, पहली बार इतने मेल देखने को मिले। उसमें से कई सारे लोगों ने थैंक्स बोला कि सर EPFO का जो कोर्स था उससे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला।
क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल वो कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसकी कुछ हद नहीं है उसमें, और इतने शानदार तरीके से चीज़ें कवर की गई थी। जो लेक्चर लोग जो हैं वो 25-25, 20-20 लेक्चर में प्रोवाइड करा देते थे, उसके 100-100, 90-90 लेक्चर वहाँ पर उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में दिए गए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। पर लेकिन कल जो है उस कोर्स की लास्ट डेट जो है आप लोगों को देखने को मिली, वो यहाँ पर बंद हो गया। तो सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट यार, एक फर्स्ट कोर्स आया था जिसको इतना सारा एप्रिसिएशन आप लोगों ने दिया। पर यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी यहाँ पर ईपीएफओ के कोर्स में एडमिशन लिया था, वो बच्चा अगर किसी भी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है यहाँ पर, जैसे सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर ऑप्शनल के जो कोर्सेज थे उनमें एडमिशन लेना चाहेगा, फ्यूचर में भी जो कोर्स आएंगे उनमें एडमिशन लेना चाहेगा। मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि वो फर्स्ट कोर्स जिसने भी ज्वाइन किया था उसका सारा का सारा पैसा जो है वो नए कोर्स में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये समझो कि वो कोर्स सबके लिए फ्री था। अगर यूपीएससी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4000 का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। जितना कोर्स आप लोगों ने लिया था वो आप लोग यहाँ पर जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका गिफ्ट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्यार आप लोगों ने उस कोर्स को दिखाया वो तारीफ़े काबिल था एक तरीके से यार। जिस तरीके से आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, सारे टीचर्स को इतना मोटिवेशन मिला, वरना स्टार्टिंग में डर रहे थे पढ़ाते हुए, बोलते कि सर पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्या बोलेंगे। टीचर तो एक्सपीरियंस थे सारे, पर लेकिन वही है कि फर्स्ट टाइम किसी नए प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई जिसने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, तो सबको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर लेकिन आपका प्यार जो है उसने सारी चीज़ें जो है उन्हें झंडे गाड़ दिए। आप लोग देख सकते हैं इतने जल्दी टाइम में यहाँ पर बेसिकली एसएलवी के ऊपर 50,000 से ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी फिलहाल जो है। तो लगभग मतलब 50,000 के 60,000 के करीब भी पहुंचने वाले हैं। अपडेट नहीं हो रहा है, वहां पर अपडेट हो जाएगा जल्दी। और काफी शानदार आप लोगों की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी एसएलवी फैमिली मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 50,000 से ज्यादा जुड़े हुए हैं, ओनली रेटिंग जो है, रिव्यू जो है वो 3 ने दे रखा है, यहाँ पर 3,000 ने। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आप लोग अपना प्यार दिखाएं, रिव्यू जरूर करें यहाँ पर एप्लीकेशन को। और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं वाह कि बहुत अच्छा ऐप है, पर लेकिन रेटिंग स्टार 1 दे रखा है वहां पर। आखिर ऐसा क्यों करते हो यार, ये बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग उसको प्लीज एटलीस्ट आप लोगों को 5 स्टार दीजिए उसको। उससे क्या होगा, उससे एप्लीकेशन जो है वो और अच्छे से काम करेगा। वरना जितनी कम रेटिंग रहती है उससे क्या करता है, जो यहाँ पर ये गूगल प्ले स्टोर रहता है उस ऐप को डाउन कर देता है, कई बार हटा भी देता है अगर बहुत ही नेगेटिव रिव्यू आते हैं वहां पर। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर और चीजें भी आने वाले टाइम में अच्छे से चले, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रोमिस कर रखे हैं, जैसे एनसीईआरटी का प्रोमिस कर रखा है, तो उसकी भी जल्दी आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बस ये समझो कि आ ही रही हैं, बस एक गिफ्ट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश की सारी एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर सारे क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर अपडेट होते हुए नजर आएंगे। बहुत ही सारी चीजें यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। टीम जो है बैकएंड पर काम कर रही है, बस आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाया करो यहाँ पर, रिव्यू देकर, पॉजिटिव रिव्यू देकर यहाँ पर पसंद आ रही हैं चीजें तो एटलीस्ट। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी ईपीएफओ वाले बच्चे थे वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोई भी कोर्स, तो वो यहाँ पर बेसिकली वीर आप लोग यहाँ पर कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आप लोग आसानी से उसका इस्तेमाल कर आप लोग जो है किसी भी कोर्स में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर से थैंक्स अ लॉट यार, इतने अच्छे से अप्रिशिएट करने के लिए। मतलब बहुत सारे मेल इसलिए आए कि सर कोर्स काफी अच्छा था, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज देखने को मिली। ठीक है, इससे भी ज्यादा मैं ट्रस्ट आप लोगों का बनाए रखूंगा। इस जो भी इस क्लासेस यहाँ पर चलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, उससे कम लेवल नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चलते रहिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल सुनकर आप लोगों का मजा आने वाला है। ये आर्टिकल सुनकर मजा क्यों आने वाला है, उसके पीछे की कहानी क्या है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। 7 ऐसे राज्य हैं जिनके द्वारा अभी क्राइम पोर्टल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये द हिंदू के द्वारा भी न्यूज़ कवर की गई काफ़ी डिटेल में, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर की, तो इसलिए काफ़ी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके एंड में क्वेश्चन भी होगा, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी होगा, तो देखता हूँ क्वेश्चन को कौन अच्छे से अटेम्प्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, कॉमन सेंस है बिल्कुल, एक होम मिनिस्ट्री की स्कीम थी यहाँ पर ये, तो होम मिनिस्ट्री की स्कीम है और राज्य के द्वारा बैन कर दी गई है। तो आप लोग खुद बताओ कौन से राज्य होंगे, वे वही राज्य होंगे ना जहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वेस्ट बंगाल है आप लोगों के सामने, आंध्र प्रदेश है आप लोगों के सामने, इसी के साथ में बिहार है क्योंकि अभी वहाँ पर गठबंधन टूट गया है, छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों के सामने मिजोरम है। ठीक है, तो मिजोरम कहाँ है, देखिए आप लोग ना डेली मैप लेकर बैठा करो तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मुझे पता है, अभी आंख बंद कर भी कोई कहीं अंगली लिखवाएगा कि ये राज्य यहाँ पर है, तो आराम से पता लगा जा सकता है। ठीक है, पर लेकिन जब आप लोग पहली बार देखोगे तो आप लोग ये चीज़ें पता नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि इनको डेली थोड़ा देखो। इंडियन मैप, अपने देश का मैप यार, हमारा प्यारा भारत, महान भारत, हमारे देश का मैप, तो देखा करो आराम से। ठीक है, यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली और इसी के साथ में दमन एंड दीव आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा।
तो ये वो हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है। बाकी दिल्ली, आसाम, हरियाणा, इन्होंने दब कर यहाँ पर इसके ऊपर पूरे दबा कर केस जो है वो अपलोड कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, डिटेल में जानेंगे अभी इसके बारे में। तो यहाँ पर जो राज्य हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिए, जिनके नाम मैंने अभी आप लोगों को बताए। और ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड थी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डेटा यहाँ पर शो करने की बात की गई थी, या फिर कोई सीरियस क्राइम हो रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके चलते तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। तो इनको लगा कि हम अपना काम जो है अपने आप थाम लेंगे। तो यहाँ पर जब बात करते हैं ट्रैफिकिंग के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ट्रैफिकिंग समझाने के लिए ओनली ये पिक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी है। अभी आप लोगों ने देखा मूवी आई थी यहाँ पर, ये मूवी का नाम क्या है, याद आ रहा है? चलिए बताइए। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक औरत है, रियलिटी में औरत यहाँ पर ये है गंगू, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इनका बॉयफ्रेंड मतलब एक तरीके से बहला फुसलाकर लोकल एरिया से घर से चोरी चारी करवा कर अपना सोना पोना सब और यहाँ पर इनको लिया और फिर लाकर इनको मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पर जब भी कोई इंसान जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बनता है तो यहाँ पर सारी घटिया चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को बताऊं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अगर मोटे मोटे तौर पर कोई बोले आप लोगों को, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे का, यहाँ पर एक तरीके से औरत का, किसी का भी आप लोगों से हो सकता है। इसमें फोर्स लेबर आप लोगों को देखने को मिलती है, किसी को पकड़ के ले आए और उससे जबरदस्ती काम करवा रहे कुछ भी, ठीक है। इसी के साथ में बंधुआ मजदूरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ये चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे देश में से अभी एक मुद्दा था काफ़ी ज़्यादा कि कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे जिनके माँ बाप की डेथ हो गई, तो भाई साहब उनको गोद लेने की बात आई, तो बहुत सारे लोग सामने निकल कर आए गोद लेने के लिए। पर रियलिटी में जो उसका काला सच सामने निकल कर आएगा, आप सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ऐसे भी गंदे गंदे लोग हैं। मतलब बच्चों को गोद लेकर चले गए आधे लोग ऐसे विदेशों में, और ऐसे केसेस कई बार निकल कर आते हैं, और फिर वहाँ पर उनको ले जाकर एक तरीके से घर में एक तरीके से सर्वेंट की तरीके से उनको रखा जा रहा है। तो ये चीज़ दी जा रही है। पैसा तो कोई देना ही नहीं है, गोद ले लिया है और अपना खुद का बच्चा है नहीं है, अब उससे घर का काम करो, फ्री का नौकर मिल गया जिंदगी भर के लिए भाई साहब, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो ये हरकतें देखने को मिली लोगों की, ना उनको पढ़ा रहे हैं ना उनको अच्छी लाइफ दे रहे हैं, ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है। कई बार तो इतनी गंदी हरकतें होती हैं कि ऑर्गन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। मैंने यहाँ मूवी है उसमें अभिषेक बच्चन की, और उसमें रहता है कौवा बिरयानी, ठीक है, गुर्दे निकाल लिए भाई, ठीक है। वो वाली चीज़ें यहाँ पर कौवा बिरयानी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गन निकाल लेते हैं, फोर्स जबरदस्ती भीख मांगने के लिए छोड़ा जाता है। आप लोगों ने देखा ना स्लम डॉग मिलियनर। और इसी के साथ में कई सारे बच्चों को ट्रेन किया जाता है यहाँ पर हथियार चलाने के लिए, और कई बार तो फोर्स मैरिज होती है और सेक्स स्लेव भी बना लिया जाता है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ट्रैफिकिंग के अगर आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को कहीं लिखने के लिए आए तो ये इम्पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कई सारे इश्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, ट्रैफिकिंग का मतलब है कि नॉट फॉर सेल। आप लोग देखते हैं कि यानी कि एक तरीके से इंसान को बेच दिया जाना ले जाकर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये रहेगा कुछ चंद पैसों के लिए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक निकल कर आती है। तो इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी के बारे में मेंशन करने के लिए अभी यहाँ पर एक हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि देश में जो भी क्राइम होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने वाली जो ब्यूरो है, उसके द्वारा ये मुद्दा किया गया था कि यार जो भी ऐसे ट्रैफिकिंग के केस होते हैं उसके बारे में हम लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, और जो भी ऐसे केस होते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये इनके द्वारा पूरी एक मुहिम चलाई गई काफ़ी अच्छी, ठीक है। तो जो ये मुहिम इनके द्वारा चलाई गई, इसका नाम जो दिया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसका नाम रखा गया इनके द्वारा क्राइमैक, CRI, ठीक है, और इसी के साथ में MAC। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, यानी कि अलग अलग जहां भी कोई क्राइम हो रहे हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके लेकर आ जाएगा, और फिर यहाँ पर उनके खिलाफ जो है एक प्रॉपर एक प्लान बनाया जाएगा ताकि इनको रोका जा सके। ये लॉन्च किया गया, जिसको मैंने अभी क्राइमैक बोला, ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा 2020 में। तो जब 2020 में इसको लॉन्च किया गया तो यहाँ पर बोला गया कि इंफॉर्मेशन जो भी क्राइम से रिलेटेड 24/7 जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी, और इसको रन करेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। और अर्ली डिटेंशन जब पता चलेगा किसी भी गलत चीज़ का, तो उसका फिर प्रिवेंशन यानी कि उसको रोका भी जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रियल टाइम में यहाँ पर लोकेट किया जाएगा।
जब लोकेट कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, तो फिर उसको रोका भी जा सकता है, उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरीका यहाँ पर निकल कर आया। तो इसके चलते यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सुधारने की कोशिश की गई। और जब हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जब पार्ट 3 में आप लोग जाते हैं संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्टिकल 23 जो है वो इसी चीज़ के बारे में बात करता है, यानी कि हमारे संविधान का आर्टिकल इसके ऊपर बना रखा है ऑलरेडी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर नहीं देना चाहिए, यानी कि फोर्सफुली किसी का एक्सप्लॉयटेशन आप लोग नहीं कर सकते यार। अगर आप लोग उसको फोर्स लेबर में भेज रहे हो, उसको प्रोस्टिट्यूट बना रहे हो, वेश्यावृत्ति में उस इंसान को, अगर उस औरत को आप लोग धकेल रहे हो, तो उसकी जिंदगी नरक बना दी है आप लोगों ने, तो उसको रोकना है। यहाँ पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो फोर्स लेबर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम प्रोस्टिट्यूट बनाया जाता है अगर कोई लड़की ऐसी रहती है जिसकी एज जो है 20 साल से नीचे की है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हमारे संविधान निर्माता जानते थे, पुराने टाइम में उन्होंने चीज़ें देखी थी, इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर आर्टिकल 23 जो है संविधान के अंदर, ये इसी चीज़ को फोकस करता है ताकि कल को चलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग देश के अंदर न देखने को मिले और इसको रोका जा सके। इसी में हमारे देश के अंदर कानून भी बनाया गया जिसको बोलते हैं यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ये भी आप लोग याद रखते हैं, ये 1956 में बनाया गया, यानी कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है वो भी बनाया गया ताकि सेक्सुअली अगर किसी को एक्सप्लॉइट कोई कर रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ निकल कर आती है कि हमारे देश में खासकर आप लोगों को कई सारे राज्य ऐसे जिसमें वेस्ट बंगाल काफ़ी टॉप पर रहता है इस सब मुद्दों के ऊपर। इसी के साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में लाया गया, जिसके चलते इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 70 है, या फिर इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर 70A, तो उसमें यहाँ पर प्रॉपर चीज़ों को रखा गया कि कैसे फोर्स करना है ताकि कल को चलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। तो ये सारे कानून हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? ये सारी चीज़ें, प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम, एक तरीके से एक चाइल्ड जो चाइल्ड लेबर को, बॉन्डेज लेबर को, तो इसके ऊपर एक्ट बना रखे हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, सारी पीपीटी में मिल जाएगी, परेशान मत हुआ करो, पहले सुन लिया करो, पढ़ लिया करो। पीपीटी में सारी इन्फॉर्मेशन जो बोलता हूँ ना, वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो इसलिए एक बार चीज़ों को समझ लो कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काम किया गया ताकि उसको रोका जा सके, तो इसलिए यहाँ पर ये काम किया गया। और सबसे बढ़िया जो इशू निकल कर आता है, अगर आप लोगों से बात करूँ, वो आता है हेल्थ का इशू। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों में, और उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा एड्स की बीमारी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। एड्स और HIV में कोई डिफरेंस आप लोगों से पूछ बैठे तो एक चीज़ याद रखिएगा, एड्स जो है वो बीमारी का नाम है और HIV जो है वो वायरस का नाम है। यानी कि जैसे कि आप लोगों से पूछा गया अभी रिसेंटली, कोविड-19 जो है वो बीमारी का नाम है और वायरस का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये अभी एक स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, तो इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुनोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। पर अगर ध्यान से ही नहीं सुनोगे तो यार फिर मैं क्या ही कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ट्रैफिकिंग का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको रोकने की बात यहाँ पर की जाती है कि जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसको कैसे रोकना है, तो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को डेटा के बारे में कुछ बात करी, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डेटा है। वेस्ट बंगाल में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे कई सारी चीज़ें, कई तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, आसाम हो गया। तो बात की जा रही है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जो कंपनसेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पर चीज़ें होंगी वहीं पर ही आएंगे। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो बंधुआ जो चीज़ें होती हैं, कई जगह आप लोग केसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो ट्रैफिकिंग करके जो लाए जाते हैं लोग कई जगह, तो यहाँ पर दिल्ली, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अलग अलग जगह ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे खतरनाक चीज़ जो है वो आप लोग यहाँ से समझिए, जिनको ट्रैफिकिंग करके लाया जाता है, मतलब किसी लड़की को कहीं से चोरी करके ले आए, तो 80% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये आप लोग समझिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। 6 लाख से लेकर 8 लाख लोग जो हैं वो ट्रैफिक किए जाते हैं अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर एवरी ईयर। आप लोग समझ सकते हैं, बहलाकर फुसलाकर जॉब के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर इतने सारे लोगों को 6 लाख से लेकर 8 लाख लोग हर साल यहाँ पर इस चीज़ का शिकार बनते हैं। और आप लोग सोचो, जिनको मैंने बताया 6 से 8 लाख लोग, और उसमें से 80% लोग जो हैं उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी कि उनको उनके साथ में गलत काम किया जाता है। 50% जो विक्टिम रहते हैं वो अंडर 16 एज। भाई साहब, ये जो 8 लाख अगर आप लोग मोनो, तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं उसके 50% यानी कि 4 लाख
इसी के मतलब 4 लाख, इसी के साथ में अगर 6 लाख भी मानो तो आधे यानी कि 3 लाख वो रहते हैं जिनकी एज जो है 16 से नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ग्लोबल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जो पैसा कमाया जाता है वो है $32 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, जीरो गिनते गिनते सर चकरा जाएगा, इतने सारे पैसे हैं यहाँ पर। यानी कि इंसानों को खरीदना बेचना ये एक तरीके की कंडीशन बन चुकी है। जैसा कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वो बच्चा चोरी करके ले जा रहा था, तो ये आगे चलकर क्या होता है, उन बच्चों को बेच देते हैं। अब पालेगा तो है नहीं, पढ़ाएगा तो है नहीं, वो उसके मम्मी पापा की तरह तो उसको रखने से रहा वहां पर वो, तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है मॉडर्न डे स्लेवरी बन गई है आज की डेट में, ऐसा यहाँ पर बोला है। तो इसको रोकने की यहाँ पर बात की जा रही है। 19% जो है उनको लेबर में ढकेल दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, जो ट्रैफिकिंग उनकी की जाती है 80% यहाँ पर आप लोगों को वुमेन देखने को मिलती है, जो मैंने आप लोगों को बोला था। यानी कि ये सारी हरकतें लड़कियों के साथ में की जाती है मैक्सिमम, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी कई सारे देश ऐसे हैं लड़कियों को बाहर ले जाते हैं वहां पर कि हाँ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। वहां पर कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर उनको सेक्स स्लेव बनाकर घर पे रखा जा रहा है और उनके पासपोर्ट छीन ले जाते हैं ताकि वो वापस ही न जा पाए। ये कंडीशन है। 20 से लेके 30 मिलियन स्लेव जो हैं वर्ल्ड में आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिनको जानवरों की तरीके से रखा जा रहा है। 20 से 30 मिलियन का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। यहाँ पर अगर इनको लाख में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो 200 लाख से लेके 300 लाख तक का, मतलब 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का लोग ऐसे हैं जो कि एक दास प्रथा की जिंदगी जी रहे हैं, स्लेव बनकर जी रहे हैं। तो ये इसकी ग्रेविटी आप लोग समझिए कि कितनी खतरनाक चीज है यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके से हमारे देश में कानून बनाए गए थे, इसी को रोकने के लिए बनाए गए थे। हम लोग इसी को रोकने ऊपर काम कर रहे थे। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके द्वारा ड्राफ्ट भी तैयार किया गया इसके लिए बिल कि इसको रोका जा सके। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के द्वारा भी इसके ऊपर काम किया था कि कैसे काम करे। इसमें पैलेरोम करके कन्वेंशन है यहाँ पर इनका। अभी साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर द्वारा बात की गई इसमें कि प्रोस्टिट्यूशन को कैसे रोकना है बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए। एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, ये आप लोग याद रखिएगा। जुडिशियल भी यहाँ पर एक संगोष्ठी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और स्वच्छ ग्रह, अब हमारी कंट्री में ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वुमेन हेल्पलाइन, ये सारी चीजें जो आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आती है, ऑलरेडी हमारे देश में काम किया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पर, जैसे क्राइम एक्ट के बारे में कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या क्या चीजें सारी बता दी यहाँ पर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं सारे, कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो अभी सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली, तो ये सारी चीजें समझ सकते हैं हमारे देश में ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो नोट्स सारे आप लोगों के पास में है, तो यहाँ पर हेल्प करनी है बेसिकली। अगर कोई इस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर बच्चा, पर्टिकुलर औरत अगर कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाता है, तो जो बिल है यहाँ पर उसका बेसिक पर्पज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट लगाया जा सके कोई ऐसी दिक्कत में अगर पड़े। और सबसे खतरनाक चीज़ यहाँ पर है, ये प्रॉब्लम एक तो वुमेन के साथ में, यानी कि जो महिला होती है उसके साथ में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होती है ट्रांसजेंडर, यानी कि जो किन्नर है सोसाइटी के अंदर में, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकिंग के शिकार रहते हैं। उनको भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भी सारी ज़िंदगी जो है वो बदतर बनाने की कोशिश की जाती है। तो एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है सबसे पहले तो, कि किसी लेबर फोर्स प्रैक्टिस या फिर किसी स्लेवरी में उसको रखा जाए। और इवन सबसे खतरनाक चीज़ मैंने बताया ना, ऑर्गन तक निकाल लिए जाते हैं भाई साहब इंसानों के। तो ये याद रखेगा, ऑर्गन तक बेच दिए जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ये पैसे कमाने के लिए यहाँ तक भी लोग गिर जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग देख सकते हैं। जो ओपीएम ग्रो की जा रही है वो काफी ज्यादा सिक्योरिटी का कंसर्न बनती है। और इसी के साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग और यहाँ पर जिस तरीके से एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में या मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, सबको इंक्लूड कर एक ही क्वेश्चन में पूरा एक क्वेश्चन बना डाला, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मतलब क्या है, इसको आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ओपीएम की बात करें यहाँ पर, तो उसको जब बेचा जाता है एक तरीके से, तो इंसान खरीदता है, किसी को नशे का पदार्थ पिलाकर फिर यहाँ पर उसकी एक तरीके से जान भी ले ली जाती है। कई बार सेक्सुअली असोल्ट कहते हैं, दारू पियाकर लड़की को ले गए कहीं पर, ले जाने के बाद में उसको बेच दिया कहीं पर, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। तो लड़कियों के लिए खासकर जो यारी दोस्ती में कई बार ना कि हाँ थोड़ा बहुत शराब पी लिया, फिर वो चीज़ें होगी, बहुत गलत चीज़ें हैं। कभी भी अगर आप लोगों को, पहली बात तो ये शराब वगैरह कभी इनको टच नहीं करना है, पर फिर भी लग रहा है कि जिंदगी में एक बार चख के देख लेनी है, तो अपने घर पर बैठकर अपने घर पर ही अपने भाई के साथ में, बहन के साथ में घर पर ही कर लेना जो भी करना है। कभी किसी के साथ में बाहर जाकर ये चीज़ मत करना, भूल कर भी, बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो कहाँ पर मेंशन की गई है,
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर आप लोग बात करें तो आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25। तो सही आंसर क्या है बताने की जरूरत है मुझे? चलिए अब नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि डिटेल में अभी पढ़ा है यार, अभी हम भी आंसर बताऊंगा तो क्या मतलब रह गया। ठीक है, तो कैसा लगा पूरा आर्टिकल जरूर बताना। और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि एक स्कीम भी है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो वो भी मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दी। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है आप लोगों को, और सारी की सारी पीपीटी जो इंपॉर्टेंट होती है सारी स्लाइड के अंदर आप लोगों को मिल जाती है। और ये क्वेश्चन भी हो गया अब तो आप लोगों का। पूरा टॉपिक कैसे लगा फीडबैक जरूर देना। बाकी अगर आप लोग एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो आंसर राइटिंग ग्रुप है, जहां पर रेगुलरली आप लोगों को डेमो आंसर दिए जाते हैं, मॉडल आंसर आप लोगों को मिलते हैं, उनसे कंपेयर कर कर आप लोग अपने आंसर को देख सकते हैं। और कई सारे बच्चे आपस में मिलकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो एक दूसरे को फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर कोई फीडबैक नहीं देता है तो ये आसान तरीका है आप लोग अपना जो एक आंसर है उसको चेक करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रुप है जिसमें टीचर जो है आप लोगों के लिए मॉडल आंसर पोस्ट करते हैं, और सब सब्जेक्ट के मॉडल आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी आने वाले टाइम पे। और भी जैसे कुछ तो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर जो अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर लाइफ टाइम एक्सेस है यहाँ पर 499 में, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अपने पेमेंट का इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, तो आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सीरियस एक पर्टिकुलर ग्रुप आप लोगों को मिल जाएगा, जहां पर बहुत सीरियस बच्चे जो हैं रेगुलर अपनी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह कि कोई भी फालतू की जो बदतमीजी नहीं करेंगे, जो नॉर्मली फ्री ग्रुप में देखने को मिलता था और मैं वहां पर कंट्रोल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहां पर कोई भी कहीं से भी आकर जुड़ जाता है। पर लेकिन यहाँ पर पता है, क्योंकि अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, तो कोई भी यहाँ पर बदतमीजी नहीं करेगा। खासकर लड़कियों के लिए यहाँ पर ये सेफ रहेगा काफ़ी ज़्यादा, अगर यहाँ पर कोई भी आकर अपना आंसर लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर मैंने देखे हैं जब लड़कियाँ फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लिखती हैं तो बोलती हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारे पास से मैसेज आने लगे, वो आने लगे, फलाना ढिमकाना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होती थी मुझे। मैंने कहा क्या सोल्यूशन किया जाए, तो यहाँ से एक अच्छा सोल्यूशन है, आसानी से उस इंसान को ट्रेस किया जा सकता है। कोई भी अगर बदतमीजी करेगा तो सीरियस कैंडिडेट ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कि 499 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है जिसके लिए आप लोगों को रेगुलर मॉडल आंसर भी मिल रहे हैं और एक सीरियस ग्रुप मिल रहा है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कनेक्ट हुई इसके साथ में। टेलीग्राम आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो दोनों बात आप लोग फॉलो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पर लेकिन 24 घंटे का इंतजार कर लेना, एकदम आप लोग बेचैन हो जाते हो यहाँ पर मैसेज करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो आप लोग जो है उसको बताना कि ये सही है या फिर गलत है। आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के घर की घंटी बजती है और बाहर जो है एक भिखारी खड़ा हुआ है, तो भिखारी जो है आप लोगों से भिक्षा मांग रहा है, तो आप लोगों के मन में आया कि उसको कुछ भिक्षा दे दें, जो भी आप लोगों को श्रद्धा लगे अंदर से। आप लोगों आए उसको और आप लोगों ने उसके हिसाब से चीज़ दे दी। पर भिखारी क्या है, भिखारी कह रहा है कि इससे आप उनका पेट नहीं भरेगा। ठीक है, आप उनको कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दो, तो आप लोग क्या करोगे? बताओ क्या करोगे दिल से? कुछ ऐसी ही ये ट्रीटी है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग बोलते हैं। इसमें जो मकान मालिक है वो है हम, क्योंकि सारा पानी जो है हमसे होता हुआ पाकिस्तान के पास में जा रहा है। दूसरी साइड में है पाकिस्तान, जिसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए इंडिया के सामने कि भाई साहब ठीक है आप जो है हमारे ऊपर दया रहमो करम करो, पर लेकिन ऐसा नहीं है। भाई साहब धमकी दे रहे हैं, ठीक है तुम ऐसा करो हम ऐसा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा आर्टिकल रहने वाला है, सुनकर आप लोगों को मजा आएगा। जितना मुझे ये आर्टिकल पढ़ने में मजा आया उतना ही अब मैं पढ़ाने में मजा लूंगा। तो एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चलेगा, ताकि चीज़ों को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। बात चल रही है दो पड़ोसी देशों की, जो कि एक ही साथ आज़ाद हुए पर लेकिन एक जैसा पैटर्न फॉलो नहीं कर पाए। एक कहाँ पहुंच गए और दूसरे कहाँ रह गए। 3 इडियट का डायलॉग है ना। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला टॉपिक है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। वैसे ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स के अंदर भी। बात करेंगे इंडस वाटर टेरिटरी के बारे में। आखिर मुद्दा स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर पानी के बंटवारे के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो आज की डेट में इंटरनेशनल इशू आप लोगों ने देखा, बहुत सारे देश जो हैं पानी के ऊपर लड़ रहे हैं। इवन हमारे देश के अंदर में बहुत सारे राज्य भी पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो पानी की लड़ाई स्टार्ट कैसे होती है? जब कोई राज्य जो है एक कंप्लीट राज्य है, उसके अंदर में कोई रिसोर्सेज हैं, वो राज्य की बाउंड्री खिंच गई, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो फिर रिवर भी बटेगी कि तुम इतना पानी रख लेना, हम इतना पानी रखेंगे। मोटे मोटे तौर पर अगर इसको समझना है तो एक घर का बंटवारा देख लो, जब 2 भाई अलग होते हैं,
कि भाई साहब चक्की तुम रख लेना, गंडासा हम रख लेंगे, ट्रैक्टर तुम रख लेना, गाड़ी हम रख लेंगे, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अब नल का हो गया तो भाई साहब वो तो एक ही जगह है, वो तो जा नहीं सकता, ठीक है। जब तक हम पानी अपना नल का लगाते हैं तब तक इससे पानी भरेंगे, फिर अपना आप खुद का जो है समरसेबल लगवा लेंगे। तो कंडीशन कुछ कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर भी हम लोगों ने नदियाँ बांट ली, यानी कि कुछ तुम्हारी नदियाँ और कुछ हमारी नदियाँ। तो इन जो बांटने वाली नदियों में इंडस, झेलम और चेनाब जो थी वो पाकिस्तान को दे दी, और रवि, ब्यास और सतलज जो थी वो हमारे पास में रह गई। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पर, ये समझने वाली है। जो ये रवि, ब्यास और सतलज मैंने बोला है, क्योंकि रवि, ब्यास और सतलज रिवर है, कोई सामान तो है नहीं, तुम अपने बेसिकली कमरे में रख लो ले जाकर। ये क्या है, पानी फ्लो हो रहा है और ऊपर से जो है पानी नीचे को फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक नेचुरल फ्लो बनाए रहना भी जरूरी है। तो हम लोग इनका पानी तो यूटिलाइज करेंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कंप्लीटली इसको एग्जॉस्ट कर देंगे, क्योंकि नेचुरली चीज़ें मेंटेन रखना भी जरूरी है। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम लोग इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सामने वाला जो है वो हमको इरिटेट करेगा। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। प्रोजेक्ट हम लोग इनके ऊपर भी बना सकते हैं, पर लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। दुनिया में जितनी भी ट्रीटी आज तक हुई हैं एक देश से दूसरे देश के बीच में, वो टिकी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस देश के हाथ में कमांड होती है वो अक्सर उसको बेसिकली सामने वाले देश को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यानी कि हम जो है पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते थे इस ट्रीटी के बेस पर, क्योंकि इंडस जो रिवर है वो पाकिस्तान की जान है। जैसे हमारी गंगा है, ऐसे पाकिस्तान की इंडस आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन हमारी दरिया दिली देखो, आज तक का रिकॉर्ड है, हम लोगों ने पाकिस्तान को इस ट्रीटी को लेकर कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। तो ये है हमारी एक तरीके से बड़प्पन आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया है इस चीज को कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी को दुनिया में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है कि भाई साहब क्या ट्रीटी है। उन्हें कहते हैं कि चुम्मा देने का मन कर रहा है इस ट्रीटी को, तो वर्ल्ड बैंक ने चुम्मा दिया इस ट्रीटी को और बोला कि कितनी शानदार ट्रीटी है ये। क्योंकि ये ट्रीटी उन दो देशों के बीच में, जो दो देश एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, जो देश एक दूसरे के साथ में व्यापार नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो दो देश आपस में क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। उन दो देशों के बीच में ये ट्रीटी चली आ रही है। मतलब कुछ भी हो जाए इस ट्रीटी पे आंच नहीं आई, वरना इतनी देर में तो भाई साहब पानी को इधर उधर कर दिया जाता है दूसरे देशों के द्वारा। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो है ना हमारा बड़प्पन। इस ट्रीटी को जब साइन किया गया था 1960 में, उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अयूब खान साहब। तो दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई, और उस टाइम पर बिचौलिया यानी कि जो दलाली का काम कर रहा था वो था यहाँ पर वर्ल्ड बैंक। वर्ड थोड़ा सा गलत है, पर लेकिन रियलिटी में काम यही है कि हाँ, दोनों के बीच में बिचौलिया का काम करना। जब भी कोई लड़ाई होगी, अब यहां से सुनिएगा, ये आज का टॉपिक है जो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब भी दोनों के बीच में कोई लड़ाई होगी, हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे और उस लड़ाई को सुलझाएंगे 3 तरीके से। वो 3 तरीके कौन है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर 3 तरीके बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे घर में लड़ाई हो रही है तो भाई साहब घर के अंदर ही सुलझा लेते हैं, बाहर के पास नहीं जाना है, ठीक है, घर की बात घर में रह जाएगी। तो 3 तरीकों में जो पहला तरीका था वो था कि हम लोग परमानेंट इंडस कमीशन बेसिकली रखेंगे, जिसमें एक्सपर्ट रहेंगे दोनों साइड से, और वो रेगुलरली मीट करते रहेंगे परमानेंट इंडस कमीशन के लोग, और जहां जहां पर भी कोई दिक्कत होगी उसको सुलझाते रहेंगे। ये था पहला तरीका, जो कि अक्सर जो है काम नहीं आया। ना तो दोनों मिले और ना ही बातें करी। जब मिले नहीं तो फिर दूरियां हो गई और फिर दिक्कतें होने लगी। दूसरा सबसे बेहतरीन तरीका था, ये था वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा कोई यहाँ पर बेसिकली एक तरीका कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट, और वो आकर चीज़ों को डिसाइड करेगा। तीसरा जो तरीका था, हम लोग बेसिकली एक कोर्ट प्रोसीजर के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इंटरनेशनल की जो 2 बॉडी रहेंगी वो यहाँ पर सोल्यूशन सुना सकती हैं। पर लेकिन किंतु परंतु अपितु बल्कि एक कंडीशन है सब में। कंडीशन क्या है कि भाई साहब जहां भी जाएंगे हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने तुमको थप्पड़ मारा और तुम जो है वर्ल्ड बैंक के पास में पहुंच गए कि इंडिया ने थप्पड़ मार दिया। नहीं, हम दोनों जाएंगे, हमने मारा है तुमने खाया तो दोनों पार्टी हो गए, ठीक है। तो दोनों जाके वर्ल्ड बैंक के सामने रोएंगे, मतलब तुम रोगे और हम बताएंगे कि हमने इसलिए मारा है, ठीक है। पर लेकिन अभी पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने थप्पड़ तो खाया था हमसे, पर लेकिन वो पहुंच गया इस वाले तीसरे वाले सॉल्यूशन के पास में, जिसमें वर्ल्ड बैंक और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो यहां पर आप लोगों को इनके बीच में सेटलमेंट करने के लिए बेसिकली तैयार खड़ा हुआ है।
पर इंडिया ने बोला ना, हम नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि हम तो नहीं आए भाई साहब तुम्हारे साथ में यहाँ पर, तुम तो अकेले चले गए हो। तुम तो ऐसे है जैसे कि मई के चली गई बीबी रूठ के, तो बिना पूछे ही चले गए तुम, तो हमने बताया भी नहीं तुमने कि तुम मई के जा रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है, तो हम नहीं खेल रहे भाई साहब इसको। तो ये इंडिया ने बोला। अब रूट के किस मुद्दे पर गए हैं मैं आप लोगों को वो समझाता हूं। ये तो चले गए हैं, अब मुद्दा समझिए आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया यार नदियां हैं हमारे देश में से बह रही हैं, पानी वैसे भी जा रहा है और नदियां में बेसिकली समुद्र में मिल जा रहा है, क्यों ना थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर लिया जाए। तो यहाँ पर एक रिवर है झेलम। झेलम रिवर के ऊपर हम लोगों ने बोला कि अपनी साइड में एक प्रोजेक्ट लगाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 330 मेगावाट का, जिसको हम लोग किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट बोलते हैं, हम लोगों ने लगाने की बात की 2006 में। आज की बात नहीं है, 2006 की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो झगड़ा जो है पुराना है मियाँ बीवी का, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये आ गया फिर नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है यहाँ पर रतलाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये लगभग 850 मेगावाट का, और ये देखने को मिला चेनाब रिवर के ऊपर। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, दोनों प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने जो है अपने इशू उठाए कि हाँ हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का पुराना राड़ा है, ये आज की बात नहीं है। चाहे आप लोग साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन की बात कर लो, हमने बोला पाकिस्तान को देख भाई बहुत बढ़िया शानदार एक सैटेलाइट बना लिया सिस्टम हम लोगों ने, जिसको हम लोग IRNSS बोलते हैं। फुल फॉर्म बताओ, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो हम ना सार्क कंट्री को सबको अपनी एक तरीके से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जो तुम जीपीएस वीपीएस के पीछे पड़े रहते हो, छोड़ो यार, मिट्टी डालो उसके ऊपर, अपना घर का है, घर का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान बोला घर का नहीं है, तुम तो बिल्कुल घर के नहीं हो। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा निकलो तुम। तो पाकिस्तान वहां से निकल लिया और हम लोगों ने दूसरी कंट्री को हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की। तो जहां जहां पर भी हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन करने हैं, पाकिस्तान वहां पर हमेशा डंगे अड़काता है। और रियलिटी में बोलूँ तो पाकिस्तान नहीं करता है। कई बार आप लोगों को देखने को मिला कोई तीसरा भौंकता रहता है, वो कौन है? चाइना। तो चाइना की साइड से आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले, देखो आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा मतलब पचा लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं। कुत्ते को जो मालिक रोटी डालेगा, कुत्ता जो है उस मालिक के हिसाब से भूकेगा, ठीक है। तो यही पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कभी यूएसए सर पर आकर बैठ जाता है, तो कभी यहां पर चाइना सर पर आकर बैठ जाता है, और उनके हिसाब से चलता है। एक डिस्क्लेमर में यहां पर डाल दूं, जब मैं कुत्ते या फिर कोई ऐसी वर्ड यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं, वो पाकिस्तान के बेसिकली उन लोगों के, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, जो खासकर इंडिया के खिलाफ रहता है हमेशा। जनता दोनों साइड में एक जैसी है, तो उसको अदरवाइज मत लेना, क्योंकि कई सारे पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं, फिर कमेंट आता है कि सर ऐसा मत बोला करो, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ यार, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेसिकली, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा है कि दोनों प्रोजेक्ट जो हमारे ये थे, दोनों में पाकिस्तान ने उंगली उठा दी। इंडिया ने बोला यार आकर बातें करते हैं, पाकिस्तान ने बोला नहीं बातें करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है अभी जैसे मैंने बताया हमारे साथ में बातें ना करके मई के चला गया, ठीक है। तो यहां से मुद्दा अब क्या आ गया? इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, अब तुम मई के जाओ, अब हम करेंगे तलाक, यानी कि अब हम लोग तलाक खेलेंगे। मतलब क्या है कि उसी इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि आज तक दुनिया में जिसका उदाहरण दिया जाता है, उन्हें कि यहाँ कितनी अच्छी शादी चल रही है भाई साहब, सब उदाहरण देते हैं, पर अंदर क्या पता एक दूसरे को घुसड़ मार रहे हैं, तो वो कंडीशन है। तो वही कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। उस कंडीशन की, उस ट्रीटी को इंडिया ने बोला कि भाई साहब अब हम करेंगे तलाक मतलब इस इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन करेंगे। अब क्यों? क्योंकि हम है बादशाह, हमारे हाथ में है पानी, और तुमको जहां जाना है तुम जाओ, और जो देख लेंगे हम लोग, जो हमको आकर कुछ बोलेगा। तो ये सिचुएशन अभी यहां पर क्रिएट हो गई है। तो पूरा मुद्दा क्या है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अभी कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से कर लेता हूं। जैसे आप लोग देखो, अगर बात करें रवि ब्यास, जो यहाँ पर रिवर जो ब्यास रवि सतलज है, यहाँ पर ये जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात की गई, तो रवि ब्यास सतलज में बोला गया कि इंडिया अलाउ करेगा 20% ऑफ इंडस वाटर जो पानी है उसमें जनरेट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूटिलाइजेशन कर सकता है, और कोई भी दिक्कत होगी तो परमानेंट कमीशन बना सकता है। और रिवर जो है, जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, सबसे बड़ी बात जो है रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट हो रही है चाइना से, ठीक है। बट चाइना इस ट्रीटी का पार्ट ही नहीं है। तो ये भी सोचने वाली बात है, चाइना के साथ में कई बार ऐसे खिलवाड़ किए जाते हैं। वैसे आप लोगों ने एक और बेसिकली सिस्टम का नाम सुना होगा, वो एक आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाम बताओ, चलो किसी को याद आ रहा है उसका नाम? देखता हूँ किसके माइंड में कौन रिकॉल कर पाएगा। उसमें भी चाइना पार्ट नहीं है, और यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है उसके ऊपर। बताओ कौन बताता है? याद आया? कुछ याद नहीं है? चले मैं बता देता हूं। उसको बोलते हैं मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन में भी चाइना जो है वो पार्ट है उस पर्टिकुलर कोऑपरेशन के अंदर में। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना बेसिकली चाइना से ओरिजिनेट होती है, पर चाइना उस मैकोंग गंगा कोऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में सुना है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, चाइना जो है वो यहाँ पर पार्ट नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब ठीक बताओ, मान लीजिए आज की डेट में गलती किसकी है? अगर यहाँ पर आप लोगों ने पूरा आर्टिकल सुन लिया,
इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं कि गलती किसकी है, कौन यहाँ पर हरकतें कर रहा है, बिना बोले यार तुम ऐसी हरकतें करोगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर देखने को मिली, जो कि अप्रिशिएट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 3 रिवर इंडिया के हिस्से में आती है, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इनमें बिचौलिया जो है वो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बिचौलिया का काम करता है। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1960 में ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच में यहाँ पर साइन की गई थी। अभी जो कृष्णा गंगा जो बेसिकली हाइड्रो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि उसने बोला कि हमारे देश में एक नीलम रिवर है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इसी का सिस्टम है, जो इंडस रिवर सिस्टम का, उसी से यहाँ पर बेसिकली अगर कृष्णा जो यहाँ पर गंगा प्रोजेक्ट आप लोग लगाते हो वो हमारे यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। उस टाइम पर भी ये हेग परमानेंट जो कोर्ट आर्बिट्रेशन कमीशन में गए, इंडिया ने उस टाइम पर भी बोला था कि सुधर जाओ, पर ये नहीं सुधरे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। पहले तो आप लोग खुद देख लो, 2016 में यूपीएससी को पसंद आ गया भाई साहब क्वेश्चन, बोला कि एक तरीके से यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखो ये भी, अगर हम लोग देखें ना स्टार्टिंग से इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से अब तक हम लोग लेकर चल रहे हैं यार, उस टाइम पर हमारी पॉपुलेशन कुछ थी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कुछ थी, हमारी पॉपुलेशन आज के डेट में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर चेंज होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इतने लंबे समय से थोड़ा ना एक जैसी चीज़ चलती रहती हैं, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के भी इशू आज की डेट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होना चाहिए था पहले, पर इंडिया है कि चलो यार ठीक है फालतू में और इशू चल रहे हैं, क्यों फालतू में इशू बढ़ाएं। उन्हें तो कई सारे लोग चाहते हैं कि फालतू में यार टंडेरा नहीं करते, जो चल रहा है उसको चलने देते हैं, तो वाली बात है। अभी क्वेश्चन आप लोग देखो, बोला गया कि यहां पर प्रेजेंट एक तरीके से एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एग्जामाइन द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड जो यहां पर पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान बात कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कर नहीं रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान किसी भी एक कल्चर या फिर लोगों के आपस में कॉन्टैक्ट है नहीं है, उसके बाद भी ट्रीटी चल रही है भाई साहब। बढ़िया, क्यों चल रही है ट्रीटी? तो ये गलत बात है कहीं ना कहीं, इसको भी एक तरीके से नेगोशिएशन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया कि सिंधु जो यहाँ पर जल संधि है जो एक तरीके से हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी की, तो उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए हम लोग को उसका एक आंकलन करना था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से प्रैक्टिस कराता हूं, इससे आप लोग कुछ और माइंड में क्लैरिटी आएगी चीजों को लेकर। ठीक है, अभी समझते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं और रिवर के नाम दे रखे हैं, और बताना है कि कौन सा ग्लेशियर जो है वो कहां से किसके साथ में कनेक्ट होते यहाँ पर होता है। पहला है यहाँ पर बंदर पूंछ, ठीक है, ये यमुना रिवर के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये है बारा सिगरी, ये चेनाब रिवर के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिलान, ये मंदाकिनी रिवर के साथ में कनेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर सियाचिन, ये नुब्रा वैली के साथ में कनेक्टेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर जेमू, ये मानस रिवर के साथ में कनेक्टेड है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया है 1 2 4, बी में बोला गया है 1 3 4, सी में बोला गया है 2 5 और डी में बोला गया है यहाँ पर 3 5। ठीक है, तो ये देखिए होता क्या है बेसिकली, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछे कब जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब कोई भी रिवर सिस्टम कुछ भी किसी तरीके से जो न्यूज में होता है उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन को याद रख पाओगे। अब जैसे पूरा इंडस रिवर आ गया न्यूज में सिस्टम, ठीक है, अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। वैसे आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इसका ये है, यानी कि 1 2 4 जो है वो सही है, यानी कि 1 2 और 4 सही है, यानी कि 3 और यहाँ पर जो 5 है ये आप लोगों को गलत देखने को मिलेंगे। तो इनके साथ में कौन कौन सी रिवर है यहाँ पर? जो यहाँ पर मिलान है इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी रिवर गौरी गंगा, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर मिलान ग्लेशियर रिवर भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर तीस्ता रिवर। तो ये दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन का मतलब बेसिक पर्पज क्या है, ताकि आप लोग समझ सको कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन के बारे में बात करें तो कुछ कुछ लोकेशन आप लोग यहाँ पर इनकी देख पाएंगे, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर मैप भी आप लोगों के लिए लगा दिए गए हैं ताकि दिक्कत ना आप लोगों को देखने को मिले। जैसे जेमू ग्लेशियर है ये आप लोगों को सिक्किम वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गंगोत्री वाला और जो मिलान वाला रीजन हो गया ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये समझ सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी आप लोग देखेगा। तो कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में है तो उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा 2021 में। बोला गया कि विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर 4 रिवर जो हैं, 3 ऑफ द 4 पॉइंट है यहाँ पर बोला गया कि ज्वाइन कर दी है इंडस को डायरेक्ट।
तो यहाँ पर कौन सी जो रिवर है वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो विच वन द रिवर जो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को डायरेक्ट, चेनाब, झेलम, रवि या फिर सतलज। तो इसमें आंसर क्या है, इसमें सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सतलज रिवर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। समझने के लिए मैप भी आप लोग देखते हैं, जैसे ये इंडस रिवर होगी, इधर से यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो सतलज रिवर डायरेक्ट यहाँ पर आकर आप लोग कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। चेनाब सतलज में कनेक्ट हो जाती है ऊपर, फिर सतलज डायरेक्ट जाकर कनेक्ट होती है। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे तो कौन सी रिवर कहाँ पर कनेक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जा रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो एक ट्राइपार्टाई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है। दूसरे में बोला गया कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो वाटर है वेस्टर्न रिवर फॉर द डोमेस्टिक और नॉन, जो यहाँ पर एक तरीके से कंजप्टिव नीड के लिए, स्टोरेज, इरिगेशन, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया जो है कंट्रोल है ओवर द 3 रिवर रवि, ब्यास, सतलज। आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी, एफ, डी सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पर बी, यानी कि ओनली 2 करेक्ट है, क्योंकि ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर चाइना इसका पार्ट नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ में वर्ल्ड बैंक कनेक्टेड है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गया आंसर राइटिंग का। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है, यानी कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, नहीं भाई यार टॉपिक पढ़ना है। और टॉपिक पढ़ने का मतलब ये कि अब जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आप लोगों का माइंड में क्लियर होना चाहिए, उस सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को बेसिकली माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके से तैयारी करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट टॉपिक। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। तो बताओ इंडिया को जो पाकिस्तान को मई से वापस लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ये आप लोग बताना, ठीक है। पूछ लिया करो कहीं पर भी कोई डाउट है यार, डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या फायदा है फिर पढ़ने का, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये इतना फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का कि घुमा घुमा कर आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर लानीना या फिर एलनीनो के बारे में, तो काफ़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा। इसी के साथ में ENSO क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नॉर्मल ईयर क्या होता है यहाँ पर, और जब बारिश ज़्यादा होती है फिर कम होती है वो क्या होती है। तो आप लोगों को पता है ना कि हमारी कंट्री में जो भविष्यवाणी की जाती है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है भविष्यवाणी कैसे करती है, तो इसके चलते एल नीनो या फिर लानीना का पूरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक ज्योग्राफी का आप लोगों का कवर हो जाएगा। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, एक एक बात आप लोगों को साउथ वेस्ट मानसून के बारे में जानने को मिलेगी। और इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसके थ्रू आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। यानी कि फिर से मैं वही बोलूंगा कि टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि आप लोग एग्जाम में जब बैठो तो आप लोग उसमें कंफर्टेबल हो, चाहे किसी को पढ़ा भी सको। तो इस तरीके से आप लोगों को टॉपिक तैयार करना है। ये जो टॉपिक है यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किया गया था रिसेंटली अभी, और अभी डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसके अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया। तो इसका पूरा निचोड़ जो है वो अभी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, तो अच्छे से सुनिएगा ताकि जो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूं फिर उनके भी आंसर आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसको आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके साथ में कनेक्ट कर देख सकते हैं। अभी बात की जा रही है जो लानीना की कंडीशन है वो अब की बार वीक रहेगी। तो लानीना की कंडीशन जो है वो उसके बारे में अगर बात की जाए तो बोला जा रहा है कि अगर वीक रहती है तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम लोग समझेंगे। एक शब्द है यहाँ पर लानीना और एक शब्द है यहाँ पर एलनीना, ठीक है। तो लानीना या फिर एलनीनो, इनके दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस तरीके से फोरकास्ट करता है इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में। तो सारी बातें एक एक कर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारे देश में मानसून का क्या महत्व है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और वहां पर मानसून जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, खासकर जब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं। हमारे देश में जो मानसून आता है वो हमेशा आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा जिसके आप लोग ये हो गया वेस्ट डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, जिसको आप लोग साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। और ये कब होता है, ये तब होता है जब काफी अच्छी खासी गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है तो उसके बेस पर फिर ऐसा कंडीशन बनती है जिसके चलते सिचुएशन देखने को मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताने से पहले छोटी सी एक बात सुनाऊं, आप लोगों ने कभी पानी गर्म किया है या फिर दूध गर्म किया है स्टोव पर, या फिर आप लोग देखते हैं मतलब अपना जो गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर रखकर, तो वो कैसे गर्म होता है आप लोगों को पता है? उसका गर्म होने का प्रोसीजर क्या है? उसका गर्म होने का प्रोसीजर ये, जैसे आप लोग उसके नीचे स्टोव जलाते हैं तो जो ठंडा पानी होता है, ठीक है, वो तो भारी होता है, वो नीचे आता रहता है, और जो गर्म पानी होता है वो ऊपर जाता रहता है, तो ऐसे घूमता रहता है। तो जो ठंडा होगा वो नीचे आएगा, गर्म होगा ऊपर चला जाएगा, जो दूसरा ठंडा होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमेशा गर्म जो होता है वो ऊपर रहता है, इसका मतलब वो हल्का होता है, तो वो हमेशा ऊपर उठ जाता है।
तो इसके वजह से यहाँ पर ऐसा ही मौसम आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट के अंदर में, जैसा उस पर्टिकुलर बर्तन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। जब हमारे देश में मानसून ठीक ठाक रहती है, एक नॉर्मल मानसून रहती है, एक नॉर्मल ईयर रहता है, तो इसका मतलब है कि बारिश जो है वो ठीक ठाक हमारे देश में रहेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है और यहाँ पर जो ये बेसिकली साउथ अमेरिका वाला रीजन है, ये रीजन है पैसिफिक ओशन का, यानी कि प्रशांत महासागर का। तो इसमें कंडीशन चेंज होती रहती है और जैसे जैसे इसमें कंडीशन चेंज होती है वैसे वैसे इंडियन ओशन के अंदर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो जब एक नॉर्मल ईयर रहेगा हमारे देश में मानसून जो है वो आराम से आएगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, तो यहाँ पर ठीक ठाक गर्म कंडीशन रहेगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में मानसून जो होता है वो नॉर्मल रहता है। पर लेकिन सोचिए अगर यहाँ पर ये जो गर्म कंडीशन है ये यहाँ पर न हो और ये जो गर्म कंडीशन है ये इधर आप लोगों को साउथ अमेरिका की साइड में जाती हुई नजर आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को मानसून जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है एल नीनो, इल्ले ऐसे हो गया, इल्ले गड़बड़ हो गई, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। इल्ले का मतलब तो मुझे नहीं पता, आप लोग एक बार देखिएगा, पर लेकिन बोले इल्ले तो उसके नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ हो गया है। तो इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो मानसून अच्छा खासा आने वाला था, अगर एल नीनो आती है यहाँ पर तो वो मानसून जो है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि गर्म कंडीशन जो है वो अब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि साउथ अमेरिका की साइड में है। यानी कि जब अल नीनो आता है तो साउथ अमेरिका की साइड में अच्छी खासी बारिश आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं होती है, पर लेकिन अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशन की साइड में यहाँ पर आप लोगों को कम बारिश होती नजर आएगी। तो ये है एल नीनो, ठीक है, पर लेकिन इसकी बहन है उसको बोलते हैं ला नीनो, ठीक है, या फिर ला नीना बोलते हैं उसको, वो इसका जस्ट अपोजिट है। वो क्या करेगी, वो यहाँ पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर में ये काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये बेसिकली एक ट्रेड विंड जो है वो आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी और उस टाइम पर यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर टेम्परेचर जो होगा वो एक अच्छे खासा टेम्परेचर होगा। यहाँ पर बारिश एक धड़ाधड़ वाली आपकी बार होने वाली है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था उससे थोड़ा सा टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लानीना का मतलब है कि ला बारिश ला, यानी कि बारिश लेके आ ला, तो इसका मतलब यहाँ बारिश ला रही है हमारे वाले रीजन में, ऐसे आप लोग इसको याद रख लेना। तो ला नीना का मतलब क्या हो गया, अच्छी है, यानी कि हमारी जो एरिया में बारिश आएगी तो इसका मतलब ला नीना जो है वो अच्छी है। इस तरीके से आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बताना चाहूं तो यहां से कई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा कि एल नीनो और ला नीना में क्या डिफरेंस है। अगर बात करें यहाँ पर पैसिफिक ओशन के बारे में, जब एल नीनो आता है तो ट्रेड विंड जो है वो वहां पर बेसिकली क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसकी वजह से वहां पर बेसिकली बारिश ज्यादा नहीं होती है और इंडियन ओशन में यहाँ पर देखिए मानसून का जो एरिया है वो भी कमजोर रहता है। इसलिए कहते हैं जिस साल यहाँ पर एल नीनो आएगा उस साल हमारे वाले रीजन में कम बारिश होगी और हमारे वाले रीजन में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। पर लेकिन ला लेने के बारिश लेके आ ला, तो यहाँ पर जब ट्रेड विंड जो होगी काफी स्ट्रॉन्ग होगी और शानदार तरीके की झनाझन बारिश आप लोगों को इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया अब की बार ला नीना है, यानी कि नॉर्मल से भी ज्यादा जब बारिश हो जाए तो इसका मतलब ये कि ला नीना आ गया है। अगर बात करेंगे एल नीनो के बारे में तो वार्मर वाटर होगा एक्यूमुलेट इन द ईस्टर्न पैसिफिक साइड। ईस्टर्न मतलब यानी कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पैसिफिक का जो वेस्ट और ईस्ट वाला पोर्शन होता है, तो इस वाले रीजन में नहीं, इस वाले रीजन में, यानी कि अमेरिका जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा ये देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहां पर कंडीशन अच्छी खासी नजर आएंगी आप लोगों को। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अपने वाले पोर्शन में यहाँ पर चीजें जो है वो कम नजर आएंगी। पर लेकिन बात करें लानीना के बारे में तो कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट होता है यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ऑफ द पैसिफिक। तो यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को इसके अपोजिट देखने को मिलेगी। देखिए ईस्ट और वेस्ट में जो होगा एक तरीके से अगर आप बात करें एक कंडीशन वहां पर सही होगी तो दूसरी साइड में दूसरी की वजह से सही होगी, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसकी वजह से जो फिश है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो वहां पर अपवेलिंग नहीं हो पाती है। अपवेलिंग क्या होता है, जब पानी जो होता है नीचे से ऊपर निकल कर आता है तो कई सारे न्यूट्रिशन साथ में लेकर आता है, तो वो नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से मछलियां भी वहां पर आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर बात करें तो अपवेलिंग बढ़ जाती है, अच्छी खासी मछलियां भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंडियन मानसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, ये इंडियन मानसून पर अच्छा इंपैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बुरी चीजें अक्सर लाइफ में होती रहती है, अच्छी चीजें कम होती है। कहते हैं बहुत कम अच्छे लोग हैं इस धरती पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एल नीनो जो है वो मोर फ्रीक्वेंट रहती है, यानी कि ये एक तरीके से बुरे लोग जो है वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और ला नीना जो है वो लेस फ्रीक्वेंट रहती है जो हमारे लिए फायदा पहुंचाती है। इसका मतलब ये कि अच्छे लोग जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलते हैं। तो इतना पोर्शन समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है, पहले तो आप लोग ये बताइए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आने वाली है, एक एक कर देखते हैं। अब जिस भी एरिया से आप लोग आते हैं, अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं अब का मानसून कैसे रहने वाला है, यानी कि अब मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाला हूं
कि जिस एरिया में बारिश रहेंगी वो कैसी रहेंगी और आप लोगों को क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात मानूं, अगर आप लोग मेरी बात मानो मतलब, तो भविष्यवाणी जो है वो मेरी नहीं है, वो भविष्यवाणी है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है स्काई मेट के द्वारा। तो मैं स्काई मेट की भविष्यवाणी आप लोगों को सुना रहा हूँ कि इनके द्वारा क्या बोला गया है। और आप लोग बोल सकते हो ये अब की बार अगर जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं कि देखना अब की बार बारिश कम होगी, ठीक है। तो कहेंगे भाई तुमको कैसे पता है? कि भैया ऐसे ही थोड़ी ना है, हम लोग ऐसे फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है। हमको सारी चीजें पता होती है। चलिए यहाँ पर बोला गया कि साउथ वेस्ट मानसून जो है 2022 में वो नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि लानीना और एलनीना का इंपैक्ट जो है वो ना के बराबर रहने वाला है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और ये बोला गया है यहाँ पर स्काई मेट के द्वारा। स्काई मेट जो है उसके द्वारा नॉर्मल शब्द यूज किया गया था, इसका मतलब 98%, जो हिस्टोरिकल एवरेज है 88, ठीक है। तो एक तरीके से 4 मंथ का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर यूज किया जाता है, जिसका स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो ये 4 महीने होते हैं जिनमें हमारे देश में मानसून रहता है। अभी बात करें राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, याद सुनिएगा जो भी इस राज्य से आते हैं वहां पर बारिश जो है वो कम होने वाली है, यानी कि थोड़ा सा मौसम जो है वो ज्यादा गर्म रहने वाला है। तो आप लोग अपना उसी तरीके से तैयार रहना, पानी वानी अच्छे से पीते रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बल्ले बल्ले रहने वाली है, वहां पर तो दबाकर बारिश होती है और ऐसी ही रहेगी। तो वहां पर हाई लेवल ऑफ रेनफॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन बात करें साउथ केरला, इसी के साथ में नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कम बारिश देखने को मिलेगी कोर मानसून के मंथ जुलाई और अगस्त के टाइम पर लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो कि खासकर खरीफ जो क्रॉप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, और इसी के साथ में रेनफेड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अब की बार अबव नॉर्मल मानसून रहने वाली है। तो ये यहाँ पर एजेंसी के द्वारा बोला गया है। अगर पूरा बोला जाए तो पूरी नॉर्मल कैसे बोली गई है, देखिए कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम, जब दोनों को मिला दोगे तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, जब कंबाइन कर दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके साथ में आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसी के चलते मैं कुछ और बातें आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर लानीना के बारे में लिखा है, इसका मतलब है लिटिल गर्ल इन स्पेनिश लैंग्वेज में जब आप लोग बात करोगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि एल नीनो और लानीना जो है वो 4 से 5 साल में यहाँ पर एवरी ईयर ओकर होती रहती है, यानी कि होती रहते हैं। फिनोमिनन ऐसे हैं कि जाएंगे नहीं। एल नीनो है वो मोर फ्रीक्वेंट है, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक एपिसोड रहता है 9 to 12 मंथ का, यानी कि काफी लंबा इंपैक्ट डालकर यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये कोल्ड इवेंट की कैटेगरी में इसको बोलता है। वैसे इसको यहाँ पर एल यहाँ पर विजय के नाम से भी इसको जानते हैं बेसिकली। ये स्पेनिश लैंग्वेज में अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब लानीना आती है आप लोगों को पता है इंडियन ओशन की साइड में अच्छी खासी बारिश होगी, पर लेकिन पेरू और इक्वाडोर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सूखा, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में देखने को मिलेगी बाढ़। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पड़ेगा सूखा और यहाँ पर आएगी बाढ़। इतना जबरदस्त दबाकर यहाँ पर बारिश होती है। बिल्कुल इसी पैटर्न में जैसे आप लोगों ने एल नीनो और लानीना यहाँ पर समझा, एल नीनो और लानीना का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है इंडियन ओशियन डाइपोल। इंडियन ओशियन डाइपोल में आप लोगों को ऐसे ही फिनोमिनन देखने को मिलेगा जैसा एल नीनो और लानीनो में देखने को मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग कई बार बन जाते हैं। कई बार क्या आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे रिसेंटली, अभी 3-4 सालों के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशियन डाइपोल, डाइपोल मतलब 2 पोल। इसका मतलब क्या हो गया, एक साइड में यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, और दूसरा यहाँ पर अगर आप लोग इधर आएंगे यानी कि थोड़ा सा अपनी कंट्री की साइड में, या फिर आप लोग बोलिए तो अरेबियन सी वाली साइड में जब आप लोग जाएंगे तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फेज है, यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन ओशन का डाइपोल जो है अगर पॉजिटिव फेज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया की साइड में जो है वो यहाँ पर बारिश जो है काफी अच्छी होने वाली है यहाँ पर हमारी कंट्री के ऊपर में, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल से भी वार्मर हो गया तो पॉजिटिव फेज का मतलब हो गया बारिश ज्यादा होने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में थोड़ा सा ठंड देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर बात करेंगे नेगेटिव फेज है तो यहाँ पर बारिश कम होती है आप लोगों को नजर आएगी, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में ज्यादा बारिश आप लोगों को होती नजर आएगी। तो ये इंडियन ओशियन डाइपोल इसको कहते हैं बेसिकली। पॉजिटिव वाला हमारे लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव वाला जैसे कि लानीना वाला, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव वाला जैसे कि एल नीना वाला, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो जो फिनोमिनन आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलता है किसमें, पैसिफिक ओशन के अंदर में, अगर थोड़ा सा इसी सिस्टम को थोड़ा सा इधर को आप लोग खिसका दोगे तो फिर इंडियन ओशन के अंदर ऐसा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूं। पहले वाला कहां पर था, वो इधर हो रहा था, यहाँ पर पहले वाला, अब की बार कहां पर हो रहा है, अब की बार इधर हो रहा है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला इधर हो रहा था, अब की बार जो है इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर अगर रहेगा तो ला लीना को पॉजिटिव के साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ला लीना हो गया तो पॉजिटिव डाइपोल हो गया, अच्छी बारिश यहाँ पर आने वाली है। तो ये आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
और वैसे मानसून के बारे में आप लोगों को पता है अपने देश में जून से लेकर सितंबर तक जो बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट मानसून भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट जो है जब यहाँ पर बारिश आप लोगों को नजर आएगी, ये पूरे देश में ज्यादा बारिश नहीं देती है पर लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में देखने को मिलती है। और तमिलनाडु और पुदुचेरी वाला जो एरिया है ये कराईकल यमन में है, जो खासकर ये काफी फेमस रीजन है। तमिलनाडु तो बहुत ही फेमस है यहाँ पर जब बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। और वहां पर अलग तरीके की आप लोगों को नेचुरल जो चीजें पड़ती हुई नजर आएंगी जब ये मानसून होती है, यानी एक लोकल एरिया में बारिश हो रही है जमा कर, तो वहां पर उसकी वजह से चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। एल नीनो का कॉन्सेप्ट बता दिया, कहां पर बारिश होने वाली है वो बता दिया, लानीना एल नीना दोनों को बता दिया, नॉर्मल ईयर बता दिया। इसी के साथ में ये भी सारी चीजें क्लियर हो गई। कुछ और बातें यहाँ पर, इंडियन डाइपोल, ये एक पूरा टॉपिक है पूरा अलग से, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और इसी के साथ में साउथ वेस्ट मानसून भी आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आप लोग रिपीटेडली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब की बार आ गए तो अगली बार नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर ये बेसिकली ससुराल में जाकर बैठ जाते हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये IMD के द्वारा ये सारी बातें बताई गई है। कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री में बारिश कैसे होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो उसके द्वारा ही बोला गया अभी कि नॉर्मल मानसून रहने वाला है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आने वाला डिपार्टमेंट 1875 में बनाया गया था, जो कि आज की डेट में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। अगर थोड़े से आप लोग इच्छुक हैं बताने की इसके बारे में कुछ, मुझे भी आप लोग बताएगा कि आज की डेट में इसके जो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, आप लोग ये बताइएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में कि एल नीनो और इसी के साथ में लानीना जो है वो ओकर होता है एवरी ईयर 4 से 5 साल में, ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर लानीना जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है देन एल नीनो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर लेकिन अगर टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भारी पड़ जाता है कि नहीं। तो अब आप लोग आंसर दीजिए। तो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पर ये सारी चीजें लानीना के बारे में आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों को देखा कि यहाँ पर 4 से 5 साल में फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। पर लेकिन एल नीनो ज्यादा है क्योंकि नुकसान देने वाली ज्यादा होती है चीजें और फायदा पहुंचाने वाली कम होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, तो आंसर इसका ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो टॉपिक को ऐसे क्लियर करके आगे बढ़ो कि उसके अंदर कोई भी पॉइंट आप लोगों को न छूटे, एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई बार मैं भी आप लोगों को बोलता पाया जाता हूं कि आप लोगों की बॉडी का वेट जितना है, मान लीजिए आप लोग जो हैं 70 ग्राम के हैं, 70 ग्राम के 70 किलोग्राम के हैं, तो आप लोगों को लगभग, अगर 70 किलोग्राम आप लोग का बॉडी वेट है तो लगभग 70 ग्राम आप लोगों को प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। ये मैंने भी आप लोग कई बार बोला है, यानी कि आप लोग की बॉडी के हिसाब से आप लोगों को प्रोटीन लेना चाहिए इसके ग्राम में, अगर किलोग्राम है तो यानी कि प्रोटीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर पार्ट है। प्रोटीन के अंदर आप लोगों को अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, ये लगभग 20+ ये मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी का बोला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के नाखून, बाल वाल वगैरह, स्किन वगैरह काफी बड़ा रोल प्ले करता है प्रोटीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है एक बीमारी के बारे में। तो ये हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है आप लोगों का। आप लोगों को ये बताना है हेल्थ जो है वो किसके अंदर में आता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर में, स्टेट लिस्ट के अंदर में, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, 7वें शेड्यूल में। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंडिया डायबिटीज है उसके द्वारा यहाँ पर एक स्टडी की गई कि अगर हम लोग चाहे तो डायबिटीज को रोक सकते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट जो काफी ज्यादा है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मीठी चीज होती है, उसको कट कर कर, और प्रोटीन की क्वांटिटी अगर बढ़ा दी जाए, यानी कि इंसान का कार्बोहाइड्रेट तो कम कर दिया जाए और प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, यानी कि एक तरीके से बोला जाए मीठा कम करना है और वैसे प्रोटीन वगैरह, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से अगर बोला जाए तो आप लोग पनीर वगैरह या फिर आप लोग जैसे कि एग वगैरह, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो इसको आप लोग ले सकते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर है वो डायबिटीज का थोड़ा सा रुक सकता है, ठीक है। तो ये बोला जाए कि स्लो डाउन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रोटीन खासकर आप लोग को अपनी डाइट में हमेशा रखने चाहिए। अगर आप लोग बेसिकली खासकर अगर अच्छी डाइट खाते हैं, बैलेंस डाइट, तो उसमें से आप लोग काफी सारी चीजें मिलती रहती हैं। खासकर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ तो आप लोग जैसे कि सोयाबीन होता है, चने अगर बात करें तो आप लोग स्प्राउटेड ग्रैम्स खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा, दाल में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को पनीर हो गया, एग वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें तो अपनी मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों का। आप लोगों ने अक्सर एक बात देखी होगी, जो लोग थोड़े से फैटी होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी बॉडी पर थोड़ा फैट ज़्यादा होता है,
उसकी बॉडी पर प्रोटीन की अगर कम क्वांटिटी आप लोग ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम आप लोगों की बॉडी में ही वैसे लग जाएगी, आप लोगों की स्किन और हेयर पर वो ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनके बाल जो होते हैं थोड़े से आप लोगों को एक तरीके से उड़े हुए मिलेंगे, पर लेकिन जो पतला बंदा है उसके कभी बाल आप लोगों को उड़े हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट ही नहीं है, जो भी प्रोटीन ले रहा है वो सारा का सारा स्किन में और बालों में लग जा रहा है। तो ये रीजन होता है, अगर इसके पीछे आप लोग थोड़ा सा बेसिक रीजन एक साइंस समझोगे तो, ठीक है। तो इसलिए बॉडी में आप लोगों को प्रोटीन जो है वो हमेशा लेते रहना चाहिए, काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों की बॉडी के लिए। बाकी कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। ओरोन एयरक्राफ्ट जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था, यहाँ पर किस कंट्री के द्वारा ये डेवलप किया गया है? यूएसए, फ्रांस, रसिया या फिर इजराइल? तो बताइए सही आंसर क्या है। इसी के साथ में डिस्कस किया था आप लोगों से ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है किन देशों के बीच में? नॉर्मली अगर देखा जाए यूके, जो यहाँ पर फ्रांस, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट और इजिप्ट। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर नवमित्र, ये नवमित्र करके या फिर नवमित्रा डिवाइस जो है वो किसके लिए डेवलप किए गए हमारे देश के अंदर में? पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए, वेदर और साइक्लोन वार्निंग के लिए, ओजोन लेयर के लेवल को चेक करने के लिए, क्लाउड सीडिंग फॉर द हायर रेनफॉल। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए और इसी के साथ में आप लोगों को फिर आंसर भी यहाँ पर मिलेगा। तब तक आप लोगों के सामने है एक इंपॉर्टेंट लोकेशन। आज का नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है एशिया के अंदर में, फर्स्ट नेशनल पार्क जो स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। ओल्डेस्ट इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अदर नेम इसको हैले नेशनल पार्क के नाम से या फिर यहाँ पर रामगंगा नेशनल पार्क भी अगर बोला जाए तो इसी का नाम पुकारोगे आप लोग। उत्तराखंड के अंदर में, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन कौन उत्तराखंड से आते हैं बताइए। इसी के साथ में प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने वाला काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पर इसने स्टेट के अंदर खासकर, और बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। फर्स्ट ऐसा एरिया जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर में आया। टाइगर प्रोजेक्ट किस साल में एक तरीके से हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया था ये आप लोग को बताना है। याद होगा ना टाइगर केस, टाइगर प्रोजेक्ट है चलिए अच्छा याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर ये काम किया गया इजराइल के द्वारा, शानदार परफॉर्मेंस दी गई। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है जो सर्विलेंस का काम करेगा काफी शानदार तरीके से। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी का एक आप लोग बोल सकते हैं, ये एक डेमो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ब्राइट जो स्टार एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ये यूएसए और इजिप्ट के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। बाकी ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा। ये है यहाँ पर वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग के लिए यहाँ पर ये डेवलप किया गया एक सिस्टम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, खासकर जो एक तरीके से मछुआरे होते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जो समुद्र के अंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं। सी सेट का ये क्वेश्चन है, जिसको सी सेट का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिए, आंसर आप लोगों को यहाँ पर इसका बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक चीजें। बाकी सी सेट के बारे में फिर से मैं आप एक बात बता रहा हूँ कि सी सेट को जरा सा भी आप लोग को ये मत लेकर चलिए कि सी सेट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले एग्जाम के अंदर में मैक्सिमम लोग जो है वो सी सेट के अंदर ही जो है वो लेटे थे। अगर आप लोग रियलिटी में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि सी सेट जो है उसको आप लोग स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके चलिए, ठीक है। और यहाँ पर सी सेट के जो क्लासेस चलती हैं उसमें याद रखिएगा कॉम्प्रीहेंशन की अलग क्लासेस है। कल कॉम्प्रीहेंशन की क्लास हुई थी और बेसिक इंग्लिश की अलग क्लास चलती है, तो उनको दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट बना रखा है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कॉम्प्रीहेंशन की है, उसके आगे से उसको मेंशन कर दिया करेंगे। कल कॉम्प्रीहेंशन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसकी क्लास थी, जिसमें से 40 से 50% आप लोग के सी सेट के पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें। बाकी आज की वोकैबुलरी है, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिए, देखता हूं कौन कौन सेंटेंस फॉर्म करेगा। अच्छे से इनको ट्राई कीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, जैसे ह्यू एंड क्राई, कोलाहल, ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंजा, ये इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा खर्च करने वाली बात है। एब्रोगेशन के बारे में यहाँ पर ये सारे शब्द आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, ये रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इनके ऊपर आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म जरूर करना है, ठीक है। माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। और फिर से बोलूंगा यार, लेक्चर को रिव्यू दिए करो यहाँ पर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी, क्योंकि हमारी ड्यूटी रहती है कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कंटेंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये कुछ काम आप लोग करिए, कुछ हम करेंगे और चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। फीडबैक जरूर देना और इस महीने को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो अपना प्लान बना लेना और चीजों को अच्छे से लेकर चलना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।